नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आरआर कैंपस आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं दिव्यांशु एक बार पुनः उपस्थित हूं आपके समक्ष। दैनिक समसामयिकी के जो भी महत्वपूर्ण सवाल होंगे उन तमाम सवालों पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो जिस भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं उन तमाम परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण साबित होने वाला आपके लिए आज का सेशन। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं बिना समय गवाए। सभी को गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, राधे राधे। चलिए चलिए आइए सेशन को शुरू करते हैं। माता रानी का नाम लेकर सेशन का शुभारंभ करते हैं। देखते हैं क्या आपसे पहला प्रश्न पूछा जा रहा है। पहला प्रश्न यहाँ पर, हाल ही में भारत के दौरे पर आए संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन है। यानी कि पूछा क्या जा रहा है कि अभी जो है भारत के दौरे पर संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो 78वें सत्र के अध्यक्ष हैं वो आए हैं भारत के दौरे पे। तो आपसे बेसिकली पूछा क्या जा रहा है कि उनका नाम क्या है। ठीक है, तो इसकी अगर सही आंसर की आपसे बात कर ली जाए, सही आंसर की अगर आपसे बात कर ली जाए तो ऑप्शन नंबर ए में जो आपके दिख रहा है डेनिस फ्रांसिस। डेनिस फ्रांसिस जो है अभी भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए थे और ये जो है 78वें सत्र के संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष हैं और अभी जो है भारत की यात्रा पर ये हाल ही के दिनों में आए हुए थे। पर्सनालिटी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होते हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑलरेडी मैंने आपको ये सारी चीजें बता रखा है। ये है डेनिस फ्रांसिस जो भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए थे। न्यूज़पेपर वगैरह में, न्यूज़ वगैरह में इनके बारे में आपने पढ़ा होगा या देखा होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कितने बालक बालिकाओं को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। हालांकि आज की क्लास थोड़ी सी मैं आपसे माफी मांगूंगा, थोड़ा सा शॉर्ट में आज की क्लास होगी। ठीक है, बावजूद इसके आपकी जानकारी में कोई कमी नहीं होगा, ये मेरा वादा है। हाल ही में कितने बालक बालिकाओं को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो है दिया किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये जो प्रदान किया जाता है, ये भले नाम इसका ये प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है, लेकिन जो दिया जाता है वो राष्ट्रपति महोदय के द्वारा दिया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है ये। और राष्ट्रपति अभी वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू है, तो द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो है इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। टोटल जो है 19 बालक बालिकाओं को दिया गया है, जिसमें से जो है 9 बालक हैं और 10 जो है वो बालिका हैं। ठीक है, 10 जो है वो बालिका हैं, 9 बालक और 10 बालिकाओं को ये पुरस्कार दिया गया है। तो यानी ऑप्शन नंबर बी में जो कि 19 आपको दिख रहा है, 19 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और ये दिया जाता है बहादुरी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में। ठीक है, बहादुरी इस बार जो दिया गया है, बहादुरी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ये लिख लेंगे, साथ साथ लिखते चलेंगे, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में अगर दे देगा स्टेटमेंट बनाकर तो आप फंस जाएंगे उस समय। विज्ञान और प्रौद्योगिकी एवं नवाचार के क्षेत्र में दिया जाता है। और चूंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आप देख पा रहे होंगे कि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार लिखा हुआ है प्रधानमंत्री, तो ये जो दिया जाता है कितने आयु वर्ग के बच्चों को दिया जाता है, तो 5 से 18 वर्ष के बीच में जिनकी आयु है उनके बीच में जो है अदम में जो उनके बीच में टैलेंट है उस चीज को खोजने के लिए दिया जाता है। और इसके तहत जो दिया जाता है एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। ठीक है, एक प्रमाण पत्र दिया जाता है, एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। ठीक है, प्रमाण पत्र दिया जाता है क्या, अच्छा चलिए, हमने देखा था यहाँ पे कि एक प्रमाण पत्र और एक क्या दिया जाता है, एक प्रमाण पत्र और एक जो है मेडल दिया जाता है। एक प्रमाण पत्र और एक मेडल दिया जाता है इन बच्चों को जो भी इसके तहत पुरस्कार के लिए चुने जाते हैं। यानी इस बार जो है 19 बच्चों को चुना गया है, 19 बालक बालिकाओं को, जिसमें जो है 9 बालक हैं और 10 जो है बालिकाएं हैं। चलिए इसके बारे में और थोड़ा सा डिटेल हम लोग जानेंगे। चलिए, लगभग जानकारी इतनी पर्याप्त है। ठीक है, लगभग इतनी जानकारी इस क्वेश्चन से रिलेटेड पर्याप्त है। अब कौन कौन है ये आपकी जिम्मेवारी है गूगल करके। हालांकि देखिए कौन कौन है, 19 बच्चों का नाम आपके लिए ध्यान रखना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो लोग जिस राज्य की परीक्षा की तैयारी करें, सपोज अगर आप बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो बिहार से एक को दिया गया है, कोई मुस्लिम करके है। हालांकि मेरा उद्देश्य ये नहीं है संप्रदाय को इंगित करना, कुछ एक्चुअली अभी एग्जैक्ट इस टाइम पे नाम नहीं याद आ पा रहा है, कोई यूनुस करके या कुछ मोहम्मद करके नाम है, वो एक है बिहार से, उनको जो है ये पुरस्कार दिया गया है। आप देख लेंगे जो भी जिस स्टेट की तैयारी कर रहे हैं अपने स्टेट में किनको मिला है वो देख लेंगे, अपने स्टेट के लोगों के हो सकता है नाम उनसे संबंधित जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 6ठे संस्करण का आयोजन जो है 19 से 31 जनवरी तक कहाँ किया जा रहा है। खेलो इंडिया यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यूथ गेम्स के बारे में पूछा जा रहा है। तो अंडर 18 यानी यूथ 18 के अंदर होते हैं, तो 18 के अंदर जो है ये अंडर 18 ये प्रतियोगिता हो रहा है 19 से 31 जनवरी तक। कहाँ पे आयोजन किया जा रहा है, तो इसका जो सही आंसर है वो तमिलनाडु है। आपसे अगर पूछा जाए कि 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ पे किया गया था,
37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ पे किया गया था? 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ पे किया गया था? और 38वां जो है ये कहाँ पर किया जाएगा? जल्दी से इसका जवाब दीजिए। कई बार आपको ये बताया गया है, दोनों का जवाब जो है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जानेंगे कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स के छठे संस्करण का आयोजन जो है 19 से 31 जनवरी तक तमिलनाडु में किया जा रहा है। आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, यह खेल इंडिया यूथ गेम्स अंडर 18 आयु वर्ग के लिए है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और यह संस्करण का शुभंकर जो है वो वीरा मंगई है। ठीक है, शुभंकर क्या है इसका जो है वो वीरा मंगई है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, कई बार शुभंकर से सवाल पूछे गए हैं एग्जाम में, मस्कट क्या है, तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इनके लोगों में कवि तिरुवल्लुवर की आकृति शामिल है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स वर्ष 2018 में शुरू किया गया था। देखिए अब यूथ गेम्स अंडर 18 है। ठीक है, तो यहां पर आपसे एक ट्रिक बन रहा है कि 18, तो आप ध्यान रखिए 2018 से इसकी शुरुआत हुई है। ठीक है, चलिए ऑल राइट, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्या पूछा जा रहा है? हाल ही में समाचारों में रही स्वस्थ गर्भ। स्वस्थ गर्भ एक एप्लीकेशन है, ये जो है किसके द्वारा विकसित किया गया? ये करेगा क्या? तो ये जो है दवा वगैरह लेने की रिमाइंडर देगा आपको, दवा लेने की समय पर दवा लेने की रिमाइंडर देगा। ठीक है, दवा समय पर लेने की रिमाइंडर देगा। गर्भ से संबंधित आपको कब जांच करवानी है ये आपको रिमाइंडर देगा। और आप ही के साथ साथ केवल आप ही को नहीं बल्कि आपके जो डॉक्टर हैं, आपके जो कंसल्टेंट हैं, उनको भी इस चीज का रिमाइंडर दिया जाएगा। तो ये जो विकसित किया गया है ये दिल्ली एम्स दिल्ली और आईआईटी रुड़की इन दोनों के द्वारा विकसित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि ए और सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जानेंगे इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल, क्या है इसके बारे में डिटेल। तो इसे जो है दिल्ली एम्स और आईआईटी रुड़की के द्वारा विकसित किया गया है, जिस पे हमारी बात हो चुकी है। इसके अलावा इस ऐप पर मरीज की मेडिकल हिस्ट्री का पूरा जो डेटा है वो अपलोड कर दिया जाएगा। इस ऐप में डॉक्टर को भी मरीज की स्थिति से अपडेट रखा जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी। और इस ऐप की सुविधाएं की बात कर ली जाए तो प्रसव पूर्व जांच का रिमाइंडर दिया जाएगा, समय पर दवा लेने का रिमाइंडर दिया जाएगा, नजदीकी अस्पताल की जानकारी दी जाएगी और इमरजेंसी में स्वतः नोटिफिकेशन आदि दे दिया जाएगा। जैसे फेसबुक पे कोई फोटो अगर अपलोड करता है तो कैसे नोटिफिकेशन आ जाता है, कैसे नोटिफिकेशन आ जाता है कि हाँ उस सहेली ने फोटो डाल दिया, अब मुझे भी डालना चाहिए, इसका लहंगा तो बड़ा सुंदर है क्या। तो उसी तरह से जो है आप उस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं। ये जो है इमरजेंसी में स्वतः आपको नोटिफिकेशन वगैरह देते रहेगा। जैसे आपकी स्वास्थ्य खराब होती है, स्वास्थ्य किसी सपोज कीजिए किन्हीं का बीपी बढ़ रहा है, किन्हीं का डायबिटीज़ वगैरह बढ़ रहा है, और इस तरह की चीज़ें जो भी हो रही है तो उससे संबंधित जो है आपको नोटिफिकेशन ये ऐप दे देगा। देखिए डिजिटलाइजेशन किस प्रकार का हो रहा है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हैविश्योर वैक्सीन का संबंध जो है किस बीमारी से? हाल ही में ये खबरों में रहा हैविश्योर वैक्सीन। इस वैक्सीन का जो है संबंध किस चीज से है? तो इसके अगर सही आंसर की बात कर ली जाए तो ऑप्शन नंबर बी में जो नाम दिख रहा है आपको हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस से संबंधित है। और एक चीज यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, ये पूर्णतः जो है पूर्णतः स्वदेश निर्मित है। ठीक है, ये जो वैक्सीन है पूर्णतः स्वदेश निर्मित वैक्सीन है, पूर्णतः स्वदेश निर्मित है, ध्यान रखिएगा, भारत में ही बनाया गया है, पूर्णतः स्वदेश निर्मित वैक्सीन है ये हैविश्योर वैक्सीन। ये इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको ये क्वेश्चन दिया जाएगा तो आपको लगेगा कि साइंस के तहत हमने नहीं पढ़ा, जबकि सवाल ये था करंट अफेयर्स का, है ना। चलिए अब इसके बारे में हम लोग हेपेटाइटिस के बारे में भी थोड़ा सा जान लेंगे कि यह हेपेटाइटिस ए की पहली स्वदेशी रूप से विकसित वैक्सीन है, पहली बार इसे विकसित किया गया है। यह 2 खुराक वाली वैक्सीन है, जैसे कोरोना हमने देखा था कि 1 खुराक 2 खुराक, उसके बाद जो है बूस्टर डोज भी दिया गया था। उसी तरह यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यह जो है 2 खुराक वाली वैक्सीन है। हालांकि वैक्सीन क्या होता है ये आप इंडिया के अगर सबसे बुजुर्ग आदमी से भी पूछेंगे तो उन्हें भी पता चल चुका है। कोरोना ने हमें 2-3 चीज़ों का ज्ञान तो दे ही दिया कि सैनिटाइजर क्या होता है, हैंड वॉश क्या होता है, वैक्सीन क्या होता है, लॉकडाउन क्या होता है। ये सारी चीज़ों का ज्ञान लगभग पूरे इंडिया को हो चुका है, जबकि उससे पहले नहीं पता था किसी को। यहाँ तक कि सैनिटाइजर के बारे में बहुत ही मतलब कम ही लोगों को इसके बारे में पता था, गिने चुने लोग थे जो सैनिटाइजर का यूज़ करते थे। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे। इसकी पहली खुराक जो है 12 महीने से ऊपर की उम्र में दी जा सकती है। इसकी दूसरी खुराक पहली खुराक के 6 महीने के बाद दी जाती है। जैसे कोरोना के समय 3 महीने के बाद दूसरी खुराक दी जाती थी, आपको याद होगा। ऑल राइट, चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक अगले पॉइंट की ओर। तो इसे वैक्सीन निर्माता जो है कंपनी, इस वैक्सीन का निर्माता जो है कंपनी इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स ने बनाया है। ठीक है, ये नाम देख लीजिए, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स। और यह कंपनी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी हेपेटाइटिस ए लीवर संक्रमण है, जो हेपेटाइटिस ए वायरस के कारण होती है। ठीक है, यहाँ पर ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जा रहा है कि लीवर संक्रमण है और होती किससे है, तो हेपेटाइटिस ए के कारण होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रही AN32
K2743 क्या है? AN32 और K2743 क्या है? इंग्लिश में पढ़िए तो ज़्यादा अच्छा होगा। AN32 और K2743 ये क्या है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इसके अगर सही आंसर की आपसे बात कर ली जाए, ये खबरों में रहा था, हालांकि ये जो है 2016 की खबर है। तो अभी क्यों, तो इस पर कुछ रिसर्च वगैरह हुआ था, कुछ चीज़ें इसके बारे में सामने निकल कर आई है, इसलिए ये फिर से खबर में आया है। तो ये जो है एक मालवाहक विमान था, ठीक है, ये मालवाहक विमान था। जानेंगे इसके बारे में डिटेल जानकारी क्या है। तो 22 जुलाई 2016 को चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर जाते समय, पोर्ट ब्लेयर कहाँ पे है आपको पता होगा, पोर्ट ब्लेयर कहाँ पे है, अंडमान निकोबार में है, ठीक है। पोर्ट ब्लेयर जाते समय यह लापता हो गया था और राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान के प्रयास से चेन्नई तट से लगभग 310 किलोमीटर समुद्र तल पर इस विमान के मलबे की पुष्टि की गई है, ठीक है। विमान के मलबे की पुष्टि की गई है चेन्नई के तट से लगभग 310 किलोमीटर दूर, और यह भारतीय वायुसेना का मालवाहक विमान था। और यह विमान जो है कहाँ पे बनाया गया था, रूस में बनाया गया था, ठीक है। तो ये अगर पूछ दिया जाए तो आपको लगेगा कि ये 2016 की घटना अभी क्यों पूछा जा रहा है, फिर से चर्चा में ये उसके बारे में कुछ पता चला है वैज्ञानिकों को, इसलिए ये जो है फिर से चर्चा में आ गई है। तो हमने सोचा इस चीज को हम भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्या जाता है ना। ऑलराइट, चलिए अगला, हाल ही में आयोजित एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 के विजेता कौन है? एशियाई मैराथन हुई है, मैराथन आपको पता है लंबी दौड़ होती है, 100 मीटर, 200, 400 जैसी ये नहीं होती है, लंबी दूरी की दौड़ होती है, 21 किलोमीटर, 31 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, इस तरह की दौड़ होती है मैराथन, ठीक है। आपको पढ़ाई लिखाई के दौरान अक्सर बोला जाता है कि कोई भी तैयारी है वो 100 मीटर की रेस नहीं है, बल्कि एक मैराथन है, खास करके सिविल सर्विसेज वगैरह में बोली जाती है, वो एक मैराथन है, आपको धीरे धीरे दौड़ना है, ठीक है। चलिए, तो 2024 के विजेता कौन रहे हैं? क्या हुआंग योगझेंग है, क्या मान सिंह है, क्या गोपी थोनाकल है, या फिर ANB है? चलिए, तो यहाँ पर जो लोग ज्यादा दिमाग लगाएंगे, जो लोग ANB लगाएंगे वो यहाँ पर मात खाने वाले, क्योंकि हर बार इस तरह का ऑप्शन जो रहता है वो सही जवाब नहीं होता है ना। चलिए, तो ये मान सिंह इसका सही जवाब है, और ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये अपने भारत के रहने वाले हैं, ध्यान रखिएगा, भारत के रहने वाले हैं ये मान सिंह। और हराया किनको है? तो ये जो चाइना के हैं, हुआंग योंगझेंग, ठीक है, चाउमीन टाइप का नाम है जिनका, ये जो नाम दिख रहा है, इन्हें जो है हराया है मान सिंह ने, जो कि भारतीय हैं। भारतीय धावक मान सिंह ने हांगकांग में एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में 2 घंटा 14 मिनट और 19 सेकेंड के व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ समय के साथ स्वर्ण पदक जीता है। महत्वपूर्ण है, ये इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। हांगकांग में इसका आयोजन हुआ था। वह एशियाई मैराथन खिताब जीतने वाले केवल दूसरे भारतीय बने हैं, इससे पहले जो है एक ही भारतीय जीत चुके हैं, अभी जो है ये मान सिंह दूसरे भारतीय बने हैं। चलिए, अगर आप भी अपनी तैयारी को एक अलग ऊंचाई देना चाहते हैं तो RR कैंपस आपके सामने लेकर आया है CET, SSC, बैंकिंग, रेलवे और बिहार दरोगा, बिहार सचिवालय के लिए एक मास्टर बैच, जो कि आपको जिसमें 5 डेमो क्लासेस दी जाएगी। और अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो पेश है आपके सामने बिहार की सबसे बड़ी टीम, जो आपका मार्गदर्शन करेगी, जो आपका टेस्ट लेगी, जो आपकी क्लासेस लेगी और समय समय पर आपको मेंटरशिप प्रदान करेगी। और अगर क्लास की बात कर ली जाए, क्लास किस आधार पे होगी, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मद्देनजर रखते हुए क्लास का पैटर्न चलेगा, साथ साथ डेली जो है असाइनमेंट आपको प्रदान किया जाएगा, जो भी समय समय पर टॉपिक टेस्ट होता है, जो भी पूरा सब्जेक्ट टेस्ट होता है, सारी चीज़ें आपको सिलसिलेवार तरीके से प्रदान कर दी जाएगी। और ऐसा नहीं है कि पहले ही दिन आपको जो है आए और पहले ही दिन एडमिशन लेना होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आप बिल्कुल क्लास करें, 2 4 5 क्लास कर लें, निश्चिंत हो जाएं, आत्मसंतुष्ट हो जाएं, तभी आपको एडमिशन लेने के लिए बोला जाएगा। जो लोग इच्छुक हैं, नीचे कुछ नंबर दिए गए हैं, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बोरिंग रोड और मछुआ टोली 2 ब्रांच अभी हमारी रनिंग है, तीसरी बहुत जल्द ही आपके लिए प्रस्तुत होने वाली है मुसल्लापुर हाट में, ठीक है। तो डिटेल दिए गए हैं, जो लोग पटना में हैं वो लोग सीधे हमसे आकर दिए गए एड्रेस पे मिल सकते हैं। जैसलमेर में एक जो है रेगिस्तान महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया है। पूछा जा रहा है आपसे इसका विषय क्या है, थीम क्या है, तो इसकी थीम की अगर बात कर ली जाए तो बैक टू द डेजर्ट, ठीक है, बैक टू द डेजर्ट इसकी थीम है। बैक टू द डेजर्ट जो है इसका इस बार का विषय है, बैक टू द डेजर्ट, ध्यान रखिएगा। जैसलमेर में आयोजित किया गया। जैसलमेर कहाँ पे है? जैसलमेर कहाँ पे है? राजस्थान में है, आपको पता ही होगा ये सारी चीजें, बिल्कुल फुद्दू सा सवाल है, निश्चित तौर पर ये पता होगा। महोत्सव के मुख्य आकर्षणों में लक्ष्मीनाथ मंदिर से जुलूस, सिल्क बाजार, पतंग शो, गर्म हवा के गुब्बारे की सवारी, और क्या है, जॉर्बिंग बॉल, क्वाड बाइकिंग और अद्वितीय भोजन अनुभवी, ये सब जो है सारी चीजें इसमें शामिल है। जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल एक वार्षिक कार्यक्रम है, ठीक है, ये जो है एक वार्षिक कार्यक्रम है, ध्यान रखिएगा।
जो खूबसूरत शहर है जैसलमेर में जो है फरवरी में आयोजित किया जाता है, इसलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में ये नहीं लिखा गया था कहाँ आयोजित हुआ, यहाँ पे क्या लिखा गया है, जैसलमेर के रेगिस्तान महोत्सव 2024 का विषय है, ऐसा नहीं लिखा गया था कि आयोजित हो चुका है। ठीक है, तो फरवरी में जो है इसका आयोजन किया जाता है इस कार्यक्रम का। और मरु महोत्सव जैसलमेर, यह हिंदू माह माघ यानी कि फरवरी, आपको पता है माघ के बाद फागुन आता है जिसमें हम लोग होली मनाते हैं, माघ फरवरी में पूर्णिमा से 3 दिन पहले आयोजित किया जाता है ना। चलिए, ये सारी चीजें उम्मीद है आप नोट कर लेंगे। अब जो है आज की जो हमारी बारी थी वो संविधान के अनुच्छेद की बारी थी, तो अनुच्छेद पे हमने चर्चा कर लिया था। अब बात करने वाले हैं हम भाग की तरफ, तो उम्मीद है बहुत सारी भाग आपको पता होगा। तो भाग 1 में जो है संघ और उसके राज्य क्षेत्र हैं, जिसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक का जिक्र किया गया है। संघ और उसके राज्य क्षेत्र का उल्लेख भाग 1 में है, जिसमें अनुच्छेद 1 से 4 है। अगर पूछा जाए अनुच्छेद 5 से 11 किसकी उल्लेख करता है, तो नागरिकता, जो कि किसमें दिया गया है, भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है। भाग 3 सभी को पता होगा, मूलभूत अधिकार या फिर मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट की बात करता है, अनुच्छेद 12 से 35। भाग 4 क्या कहता है, तो संघ और उसके राज्य क्षेत्र की बात करता है, यानी कि माफ कीजिएगा, संघ और राज्य क्षेत्र फ्लो में निकल गया। डीपीएसपी की बात करता है, राज्य के नीति निदेशक तत्व, ठीक है, जिसमें अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक दिया गया है। भाग 4 राज्य के नीति निदेशक तत्व, डीपीएसपी की बात की जा रही है। भाग 4A जिसे कि 1976 में जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत, मूल कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज, जिसका जो उल्लेख है अनुच्छेद 51A में है। यहाँ पर आपको रिविजन करने में, अनुच्छेद चूंकि सारा आपका पढ़ा हुआ है, रिविजन करने में बड़ा मजा आ रहा होगा आपको भी, है ना। चलिए, ऑल राइट, मैं भी यही चाहता हूं कि आपको रिवीजन करने में बहुत ज्यादा मजा आए। भाग 5 जो है संघ से संबंधित है, संघीय कार्यपालिका वगैरह है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सबका उल्लेख जो है इसमें है। भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 151, लगभग 100 अनुच्छेद है इसमें। जब हम लोग अनुच्छेद के बारे में पढ़े थे उस समय मैंने आपको बताया था कि संविधान का सबसे बड़ा भाग है ये भाग 5। भाग 6 क्या कहता है, तो राज्य से संबंधित जो संघ में थे, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद। उसी तरह भाग 6 में राज्य से संबंधित राज्यपाल, जो मुख्यमंत्री हैं, और राज्य जो विधान पालिका, उस सभी के बारे में इसमें चर्चा की गई है। भाग 7 जिसे निरसित कर दिया गया है, यानी कि ये खत्म कर दिया गया है, ठीक है, 7वां संशोधन हुआ था 1956 में, इससे जो है खत्म कर दिया गया था। भाग 8 क्या कहता है, तो संघ राज्य क्षेत्र के बारे में 239 से 242। भाग 9 पंचायत, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट भाग, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पंचायत, जिसमें अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक दिया हुआ है, ठीक है, ये 0 नहीं है, ये ओ है, ठीक है, ये ओ है, याद रखिएगा। 9A में नगर पालिकाएं दी गई है, ये 73वां संविधान संशोधन था, ये 74वां संविधान संशोधन था। सहकारी समिति 97th अमेंडमेंट था 2011, है ना। चलिए, 9A में जो है नगर पालिका, अनुच्छेद 243P से 243ZB, ठीक है। अब मैं अनुच्छेद नहीं पढ़ूंगा, केवल भाग, चूंकि आज मेरा बताने का उद्देश्य है, वो पढ़ने के बाद आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, चूंकि अनुच्छेद आपका पढ़ा हुआ, एक बार और 8 और 10 बार जो है आपको रिवीजन करवाया जाएगा, तब चीजें आपको लंबे समय तक दिमाग में छप जाएगी। चलिए, भाग 9B क्या कहता है, तो सहकारी समिति के बारे में भाग 9B में कहता है सहकारिता मंत्रालय किसके अधीन है, तो गृह मंत्रालय, और सहकारिता मंत्रालय अमित शाह के अंतर्गत आता है, ठीक है, अमित शाह उसके मंत्री हैं। भाग 10 तो अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र के बारे में कहता है, भाग 10 अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र के बारे में कहता है। भाग 11 संघ और राज्य के बीच संबंध, संघ और राज्य यानी कि केंद्र राज्य संबंध की बात करता है, जिसमें हमने 3 सूची पढ़ा था, केंद्र सूची, संघ मतलब राज्य सूची, और समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है, डिटेल मैंने आपको बताया हुआ है। भाग 11 में संघ और राज्य के बीच में संबंध है। भाग 12 क्या कहता है, तो वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद, ठीक है, ये सारी चीजों के बारे में किसमें, भाग 12 में बोला गया है, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं अनुच्छेद 264 से 300A है, तो वित्त आयोग के बारे में हमने पढ़ा था, 280 में उसका उल्लेख है, ठीक है। तो भाग 12 जो है इसमें है, भाग 12। अब जैसे संपत्ति का अधिकार 301 में है, सभी को पता है कि आर्टिकल 300A है, लेकिन अगर भाग पूछा जाए तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा, भाग 12 में इसका उल्लेख है, संपत्ति का अधिकार, जिसे मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था 44वां संविधान संशोधन के तहत। भाग 13 क्या कहता है, तो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम कर सकते हैं सभी भी, जो भी भारतीय नागरिक हैं उनके लिए, और जो भी इच्छुक है उनके संबंध में कानून बनाता है, भाग 13। भाग 14 क्या कहता है, संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं हैं, जैसे यूपीएससी, बीपीएससी, सारी चीजें, उसके बारे में हमने पढ़ा था अनुच्छेद के तहत, तो भाग 14 में इसका उल्लेख है। 14A क्या कहता है, तो अधिकरण के बारे में इसका उल्लेख है। भाग 15 क्या है, तो निर्वाचन से संबंधित है, ये इंपॉर्टेंट है। भाग 15 किससे संबंधित है, भाग 15 निर्वाचन से संबंधित है, ध्यान रखिएगा, जो चुनाव वगैरह होता है उससे संबंधित है। अनुच्छेद 324 आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको याद आना चाहिए कि अनुच्छेद 24 में हमने पढ़ा था निर्वाचन से संबंधित,
ठीक है। भाग 16 क्या कह रहा है, तो कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध के संबंध में भाग 16 में बताया गया है। भाग 17 क्या है, तो राजभाषा, ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये पूछा जाता है, जिसमें मैंने स्टार मार्क लगाया वो आप अच्छे से एक बार देखेंगे। भाग 18 आपात उपबंध की बात करता है, 352, 356, 360, तीन जो है महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद पूछे जाते हैं उसके बारे में बताया था मैंने आपको। 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 356 राष्ट्रपति शासन, 360 वित्तीय आपातकाल, है ना। ऑल राइट, चलिए। भाग 19 क्या है, तो प्रकीर्णन के बारे में बताता है। भाग 20 क्या है, तो संविधान के संशोधन आर्टिकल 368 के तहत हमने करना सीखा था, कहने का मतलब मैंने आपको बताया था कि 368 के तहत जो है संविधान में संशोधन होता है। भाग पूछा जाए तो भाग 20 हो जाएगा। भाग 21 क्या कहता है, अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध की बात करता है। भाग 22 क्या है, तो संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। देखिए भाग 22 यहाँ दिए गए हैं, लेकिन सभी के सभी जो है एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन 22 ही है, अगर याद कर ही लेंगे तो मेरा क्या घट जाएगा, है ना। चलिए, तो एक बार इसको, इन चीज़ों को देख लेंगे, ठीक है, एक बार अच्छे से इन सारी चीज़ों को देख लेंगे, क्योंकि 22 ही भाग दिए गए हैं। इन सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से अगर देख लेंगे, बार बार रिवीजन करेंगे इन चीज़ों को, तो आपको लंबे समय तक चीज़ें जो है आपके दिमाग में फिट हो जाएंगी। बाकी कल के जो प्रैक्टिस क्वेश्चन दी गई थी, प्रैक्टिस क्वेश्चन जो आपको दिया गया था, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने रामबन और बनिहाल खंड के बीच शेर बीबी क्षेत्र में कहां पर एक पुल कार्य का जो है निर्माण पूरा किया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि जम्मू कश्मीर में पूरा किया है। कुछ लोगों ने जवाब दिया, बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही आप लोग जो है जवाब देते रहिए, इससे जो है आपकी मेमोरी स्ट्रांग होती है, आप जो है चीज़ों को लंबे समय तक याद रखते हैं। हाल ही में विश्व खाद्य दिवस जो है मनाया गया है, कब मनाया गया ये आपसे पूछा जा रहा है। हाल ही में विश्व खाद्य दिवस कब मनाया गया है, ये आपसे अभ्यास प्रश्न है, इसका जवाब जरूर दीजिए आप लोग। अभ्यास प्रश्न का जवाब जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। आपके जो आंसर होते हैं, आपका जो जवाब होता है, उसका हमें बेसब्री से इंतजार होता है। मैं खुद पर्सनली एक एक कमेंट पढ़ता हूँ, ठीक है। चलिए तो क्लास कैसा लगा जरूर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं माफ़ी चाहूँगा कि आज का जो है क्लास वो शॉर्ट हुआ है, कुछ हो जाता है कभी कभी कोई काम, ठीक है। तो मिलते हैं कल सुबह आपसे 7:30 बजे, आपसे मुलाकात होगी अगले क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए, अपने और अपनों का ध्यान रखिए। और क्लास कैसा लगा, ये एग्जाम कैप्सूल आपको कैसा लग रहा है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर सूचित कीजिए। इसमें और क्या सुधार किए जा सकते हैं ये भी आप हमें ज़रूर बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने और अपनों का ध्यान रखिए, खूब मन लगा के पढ़िए, धुआं उड़ा दीजिए। चलिए, थैंक यू।